मेरा पर्सनली मानना है कि तीनों सब्जेक्ट जरूरी है, पर अगर एक टेक्निकल वे में कहा जाए कि कुछ लोगों का कहना होता है कि यार ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, वो सब्जेक्ट फालतू है, तुम मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। मैं इसका कभी सपोर्टर नहीं रहा हूं। मेरा मानना है तीनों पढ़ो। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ तीनों पढ़ो। तुमने कभी सुना होगा मैंने, पर जो लोग ऐसा बोलते हैं तो वो क्या लगता है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो यही स्कोरिंग होता है अल्टीमेटली, है कि यही स्कोर तुमको दिलवाएगा। सुन लो भाई, कैप्स लॉक बोल्ड में बोला जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है। पिछले जितनी भी ट्रेड, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट सीरीज के तो हमको लगता है मेंस में भी दिक्कत होगा, क्योंकि सब टाइमिंग का ही खेला है। कहाँ स्किप करना है, कहाँ बनाना है, किस पे कितना टाइम देना है, वो सब टेस्ट सीरीज की केवल नंबर के लिए थोड़ी होता है कि ज़्यादा नंबर लाना है। डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और कहाँ तुम्हारा गलती है, कहाँ रिवीजन चाहिए, वो सब कुछ सिखाता है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं अपने हिसाब से ग्रीटिंग्स ले लीजिए। और आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो चैंपियंस मौजूद है। सबसे इस तरफ है भैया हमारे कनिष्क, ये NIT कैलिकट में है। इन्होंने 2022 में क्वालिफाई किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में था, करंट ईयर में ही, यानी कि 12th, एक तरफ से 12th भी पास किया और एक तरफ से NIT कॉलेज भी चले गए। और NIT कैलिकट में ये मैकेनिकल से कर रहे हैं। तो एक साल पूरा होने के बाद कनिष्क आया हुआ है, तो देखेंगे कि कनिष्क भाई क्या कुछ बताते हैं कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा कॉलेज है नहीं है, बहुत सारी बातें होंगी। और सेंटर में मिस्टर हर्ष माधव जो है, इन्होंने इस साल जेई क्रैक किया है। 98 परसेंटाइल ऑलमोस्ट एग्रीगेट है केमिस्ट्री में, और टोटल मिलाकर 97 परसेंटाइल अप्रॉक्स है आपका एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट मिलाकर। सो काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है, जिसके हिसाब से इनको भी ऑब्वियसली NIT मिलेगा। NIT कैलिकट भी मिल सकता है, ब्रांचेस जो भी हो, या और भी, यानी दोनों ही सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं। दोनों को साथ में लाने के पीछे का मकसद ये है कि मैं नहीं चाहता था, ये दोनों चाहते थे कि सर साथ में देंगे हम लोग इंटरव्यू, क्योंकि भाई अच्छे फ्रेंड हैं। इन्होंने करंट ईयर में निकाला और इन्होंने एक साल ड्रॉप लिया। तो दोनों से बारी बारी से पूछेंगे। तो सबसे पहले कनिष्क से पूछते हैं, जब सिलेक्शन होता है कनिष्क तो इज्जत बढ़ती है परिवार में? पूरा मतलब बहुत अच्छा लगता है। घर में थोड़ा अलग ही अटेंशन मिलने लगता है, फिर सब लोग बात सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल दिए तो वैल्यू नहीं है, अब थोड़ा वैल्यू दिया जाता है बातों को। तो वही बात है। एक जेई एक अच्छा मतलब लेवल का एग्ज़ाम है, इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज के बाद देखा जाए तो इसीलिए निकालने के बाद तो सब जगह इज्जत होता ही है, इज्जत बढ़ जाती है कि हाँ भाई इनका बेटा ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। बेटा, बाय द वे पिताजी क्या है तुम्हारे? एडवोकेट, वकील साहब का लड़का है। अब वकील साहब का जो लड़का है वो अब इंजीनियर साहब बन जाएगा, तो भाई मिठाइयाँ तो बटेंगी ही, इज्जत भी बढ़ेगा। और करंट ईयर में निकाल लिया। अब क्या है कि करंट ईयर में जब निकला ना, तो कहते हैं जब दोस्त जब फेल होता है ना तो दुख होता है, लेकिन जब दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। अब हर्ष को कितना दुख हुआ था ये अब हर्ष ही बताएगा। तो ये हमारे हर्ष भैया, आप बताइए अनुभव जब कनिष्क का हो गया और आपका नहीं हुआ। निश्चित तौर पर अच्छा बुरा दोनों फीलिंग्स होता है, ईमानदारी से बताइएगा। स्टार्टिंग में बुरा तो लगा था, क्योंकि उस टाइम ये बोलता था कि भाई कुछ पढ़े नहीं है, और सोचे इसका निकल गया। तो बोला कि मेरे झूठ बूठ बोलता था, लेकिन फिर उसको पॉजिटिव वे में लिए कि अगर इसका निकल गया तो अगले साल हमको भी निकालना ही निकालना, कुछ भी हो जाए। सही बात है। लास्ट ईयर इसको बोले थे कि भाई तुम एक साल रुको, अगले साल साथ में चलेंगे सर के पास वीडियो बनाने। तो मोटिवेशन ही था एक तरह से कि दोस्त का निकला तो हमको भी निकालना है। तो और फैमिली वाले भी सपोर्ट किए कि नहीं तुमसे हो जाएगा। सर लोग भी जितने थे वो सारे सपोर्ट किए कि नहीं अच्छे स्टूडेंट हो सकता है। तो जितनी भी दिक्कतें आई वो सब साइड में रखते हुए फिर निकालना है तो फिर निकालना है। बढ़िया। मतलब गुस्सा तो आता ही होगा ना खुद पे यार? हाँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। ये साथ ही पढ़े, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो तुम इसको कैसे कंसोल करते थे कि भाई दोस्त है? बात ही करना छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? पूरा जेई, जब तक इसका जेई जरा बात ही नहीं किया। अभी थोड़ा दिन से बात करना शुरू किया है, जब से इसका काउंसलिंग हो रहा है। देखो कैसे देख रहा है। अभी तो मैं कोई एक तो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, लिटरली बात करना तो सबसे ही बंद कर दिए थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग धोखा भी दिए थे। तो सोचे कि नहीं अब छोड़। दोस्त धोखा दिया था भाई? मतलब किस टाइप का दोस्त? दोस्त लोग ही जिसका हो जाता कौन सा? दोस्ती वाली दोस्त की दोस्ता वाला दोस्त? दोस्ता वाला। अच्छा, थैंक गॉड भाई, पढ़ाई लिखाई में वो सब नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ चलो ठीक है। मतलब धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? जिनका सिलेक्शन होता है फिर वो थोड़ा सा एटीट्यूड में आ जाते हैं ना कि तुम्हें एटीट्यूड आया? नहीं। तो तुमने ये कैसे सोचा दूसरों में आया होगा? मैंने फेस किया ना। अच्छा, जैसे कि नाम तो नहीं लेना। नहीं, नाम नहीं लेना है। मतलब क्या? मतलब कि अब उनको मैसेज करो तो सीन भी नहीं करते थे, कॉल करो तो रिसीव नहीं करते थे। अरे बाप रे। मैंने सोचा कि ठीक है फिर मैं भी क्लियर कर लूँगा, फिर बात करूँगा सबसे, इसलिए फिर सबसे डिस्कनेक्ट ही हुए थे।
और मेरे साथ हम तो बात बहुत करते सारा थे, ऐसा बात नहीं है। तो हाँ, तुम ऐसा करते थे? नहीं हम बात करते थे, हम हाँ, इसको इसका मैसेज अपने आता तरफ था। से मैसेज करते थे, ऐसा बात नहीं है। ये मैसेज करते रहता था, तो मैसेज किया तो रिप्लाई दिए थे। भाई देख रहे हो ना, मतलब कैसे चल रहा है ये जिंदगी होती है भाई। अगर आप करंट ईयर में निकाल लेते हो तो बढ़िया है, पर अगर नहीं निकले तो उसका एक पार्ट है। रिश्तेदार अलग ताना मारते हैं। नहीं, मेरे पूरे फैमिली वाले सपोर्ट किए। अच्छा, फैमिली मेरे को वो दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा कुछ मतलब किसी ने नहीं कहा कि सबने मोटिवेट ही किया कि हाँ तुमने मेहनत किया था और लगाओ एफर्ट, कहीं कमी रह गया होगा। तो स्पेशली मेरे पापा में ज़्यादा सपोर्ट किया। हम तो एक सेकंड के लिए बोल दिए थे कि प्राइवेट कॉलेज ही ले लेते हैं, लेकिन मेरी मम्मी समझाई कि नहीं, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। मतलब फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है यार। वो कोई भी आप कुछ भी करते हैं, फैमिली तो जरूरी है। खैर ये तो बात हो गई कि चलो भाई कैसे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर से पूछना चाहूँगा कि जब आप ड्रॉपर बैच में होते हो, जब टारगेट बैच होता है जिसको आप 12th के बाद ज्वाइन करते हो, और फिर जब आप वही चीज़ पढ़ने के लिए चले जाते हो, सेम टू सेम वही चीज़ पढ़ना है, वही केमिस्ट्री, वही मैथ, वही फिजिक्स जो हमने पढ़ रखा है, तो खुद को आप कैसे फिर मोटिवेट करते हो कि यार वही तो चीज़ पढ़ना है? तो पकता है दिमाग, फिर मुझे लगता है कि अच्छा इसको स्किप कर देते हैं, या सर उसी अंदाज में बात कर रहे हैं जिस अंदाज में पहले भी हमने बात की है। तो कैसे खुद को मोटिवेट करते हो कि शुरू में तो बहुत बोरिंग सा लगा था कि फिर से सारा चीज़ जाना हुआ है, लेकिन वो अब बोले थे ना कि जो जाना हुआ है फिर आगे का पढ़ाई करो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसके साथ 12 भी कंटिन्यूसली साथ में करो। तो वही जो क्लास में यहाँ 11th का पढ़ रहे थे और फिर घर जाके 12th का पढ़ रहे थे, तो कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। और क्वेश्चंस तो नए नए हर साल ही लगते हैं ना। पिछले साल जैसे करंट ईयर में 2-3 ही साल का बना पाए थे, तो उसके अलावा फिर 15 से 20 का साल का बनाए थे। तो ये सब बनाना पड़ता, खुद से इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता। मतलब बोरिंग तो लगता है, PYQ काम करता है बहुत ज़्यादा। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री और फिजिक्स का PYQ तो अगर कोई बना लेगा तो 100% उसका हो जाएगा। एक बहुत अचानक से दिमाग में क्वेश्चन आया, और ये इट्स नॉट लाइक कि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ इसलिए मैं सब पूछ रहा हूँ, बट बहुत ऑथेंटिक सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा पर्सनली मानना है कि तीनों सब्जेक्ट जरूरी है, पर अगर एक टेक्निकल वे में कहा जाए कि कुछ लोगों का कहना होता है कि यार ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ो, वो सब्जेक्ट फालतू है, तुम मेरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। मैं इसका कभी सपोर्टर नहीं रहा हूँ। मेरा मानना है तीनों पढ़ो। मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ तीनों पढ़ो। तुमने कभी सुना होगा मैंने, पर जो लोग ऐसा बोलते हैं तो क्या लगता है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग है तो यही स्कोरिंग होता है अल्टीमेटली, है कि यही स्कोर तुमको दिलवाएगा। सुन लो भाई, कैप्स लॉक बोल्ड में बोला जा रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है। पिछले जितनी भी ट्रेंड चल रहे हैं पिछले 2 साल से, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री स्कोरिंग है। तो मेरा यही रहेगा कि इसी पे ज़्यादा वर्क करो। मैथ्स तुम इफर्ट लगाओगे तभी जाके 5-7 बनेगा, लेकिन बहुत इफर्ट लगाने से फिर बाकी 2 रह जाएगा। हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड करता हूँ। तुम लोगों को मैंने क्लास में बोला होगा एक चीज़ कि आप मैथ ऑप्ट करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जबरदस्ती दिया जाता है। तो आपका मैथ अच्छा हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, खराब हो इससे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर अच्छा हुआ तो ये रैंक और क्वालिफिकेशन दोनों दे देगा। इसमें कनिष्क आप कितना सहमत हैं? जैसे हर समय मतलब कहीं से भी यही सुनने मिलता है, आप भी कहते थे केमिस्ट्री स्कोर बढ़ाएगा, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। फिजिक्स में शुरुआत में हार्ड लगता है, लेकिन वो मैकेनिक्स वाला पार्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर बाद में आसान लगता है, क्योंकि वो एक बेस बना देता है फिजिक्स का। वही मतलब बेसिकली घुमा के आगे सब वही रहता है, लेकिन वही फार्मूला डेरिवेशन ये सब पकड़ना पड़ता है अच्छे से, तब जाके ही सवाल बनता है। क्योंकि यही ऐसा नहीं है कि रट के चल जाएंगे तो आराम से बन जाएगा, उसमें बढ़िया डेरिवेशन आना चाहिए अच्छे से। और मेनली फोकस अगर एडवांस का है तब तो फिर अच्छे से, क्योंकि बीच में डेरिवेशन उठा के क्वेश्चन पूछ देता है उसमें। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब एक है अच्छा रहता है तो स्कोर अच्छा आ जाता है मतलब। लेकिन फिर आप ही वाला बात की तीनों सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड रहना चाहिए, अगर बढ़िया स्कोर रहना है तो। मेरा पर्सनली रहना है कि 2 तो बेस्ट रखो, एक एवरेज भी रखोगे तो अच्छा स्कोर आ जाता है ना। अभी फिजिक्स का मुद्दा आया, तो मान लिया जाए कि ये वीडियो ना कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसका फिजिक्स एकदम से बेकार है, मतलब वो अगर जेई देने जाएगा ना तो 30-25 में से शायद उससे 5 भी ना बने, और उसको है कि मैंने ड्रॉप लिया हुआ है, मुझे जनवरी में जेई मेन देना है, और एटलीस्ट मुझे ऐसा तो कर लेना है कि 10-12 तो बन जाए मेरे से अच्छे से। एक बिल्कुल बेकार से बच्चे के लिए पहले कनिष्क का क्या ओपिनियन रहेगा कि कैसे वो फिजिक्स पढ़े? क्या कोई खास बुक होना चाहिए, कोई अप्रोच होना चाहिए, या कैसे करना चाहिए? इसमें सर 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे, या तो अगर उनका फिजिक्स खराब है तो फिजिक्स खराब है, केमिस्ट्री और मैथ सही चल रहा है, तो फिर अगर वो है तो फिर वो लास्ट का जो समय है वो मोस्टली मतलब 60-70% समय अपना फिजिक्स को दे के उसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि वो भी एक अच्छे लेवल पे आ जाए
कि मेरा स्कोर उसमें बढ़िया हो जाए, क्योंकि और केमिस्ट्री मैथ को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो लास्ट में फिर वो भूल जाएंगे और फिर फिजिक्स का ही मेरा सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट पे इतना फोकस लगा देना है कि उसी में हम 2500 सवाल बना के आ जाएं और बाकी केमिस्ट्री मैथ में एक भी सवाल ना बने। तो ऐसा करना है कि इस तीनों को साथ में रहना है। लेकिन अगर केमिस्ट्री मैथ अच्छा है तो फिजिक्स में लास्ट में 60% समय दे सकते हैं, जो कि हम भी यही किए थे। तो तुमने लास्ट मोमेंट पे, जैसे कि मैं कनिष्क का बता दूं, आई थिंक थोड़ा सा खतरनाक रिस्क था इसके डिसीजन में, बट वो रिस्क लिया इसने कि इसको लगा कि केमिस्ट्री और फिजिक्स अच्छा है, मैथ अच्छा है। ऑब्वियसली हम लोग मेहनत भी करते हैं, ऑब्वियसली उस पर बाद में आएंगे कितना मेहनत होता है, बट फिजिक्स इसको लगा जनवरी में कि गड़बड़ है, और उस टाइम पे बोर्ड भी था। तो बोर्ड और आईटी दोनों को इसने साथ में कंपेयर किया और उस चक्कर में फिजिक्स पर इतना लोड दे दिया कि उसका असर केमिस्ट्री और मैथ पे भी थोड़ा पड़ा। मैथ पे थोड़ा ज़्यादा ये रिस्क था कि गुड था? ऑनेस्ट देखा जाए तो मेंस में तो सही हो गया था, मतलब मेंस में तीनों सब्जेक्ट में लगभग, मैथ में थोड़ा कम था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 96, फिजिक्स में तो 97 था और केमिस्ट्री में 96 था। तो जैसे लास्ट में तो ठीक ही हो गया था। और अगर बोर्ड्स और जेई का बात करें तो हम तो मानते हैं पहले जेई का ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर जेई का पढ़ेंगे तो बोर्ड्स हो जाएगा पीछे पीछे, क्योंकि बोर्ड्स में मतलब जेई में जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं वही, तो अगर उस पर बढ़िया कमांड हो जाएगा तो सब्जेक्टिव लिखने का ही बस प्रैक्टिस करना होता है बोर्ड्स के लिए। तो मेन जेई पे ही फोकस रखना चाहिए। बोर्ड्स ऐसा दो, मतलब मेनली स्टूडेंट का होता है कि दो कैटेगरी बना देते हैं कि बोर्ड्स करना है, जेई करना है, लेकिन हम तो कहते हैं सिर्फ जेई पे फोकस करो, लास्ट के 1 महीना में सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेना, बहुत भी वही की बात है बोर्ड। थोड़ा सा मतलब अभी जो सिनेरियो बना हुआ है 75% क्राइटेरिया वाला, इसको लेकर बोर्ड्स भी थोड़ा सीरियस हो गया कि अब वैसे मेरा मानना है कि अगर आप 75 नहीं ला पाते हैं तो आपने पढ़ा क्या? तो फिर भी ये है कि इसके पीछे एक और रीज़न है जो मैं पर्सनली बच्चों को कहता हूँ कि यार सब्जेक्टिव लिखने की भी प्रैक्टिस रखो। आप ऑब्जेक्टिव में इतना घुस जाते हैं कि वो सब्जेक्टिव लिखने का जो ट्रेंड है वो आपके हाथ से मिस हो जाता है, एंड देन उससे होता ये है कि फिर आप स्कोर नहीं उठा पाते। हालांकि बोर्ड ने वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न बहुत डाल दिया, बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव होता है आई थिंक, और उसके बाद सीबीएसई में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। बट हाँ ये जरूर है कि अगर आप तैयारी करते हैं जेई लेवल की तो बोर्ड भी ऑटोमेटिक एक ग्रिप आपका हो जाता है, ये बात सही है। बस उसमें सब्जेक्टिव का मेन प्रैक्टिस करना है। हर्ष का इसमें क्या ओपिनियन है, फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए जो प्योर बच्चा? हाँ, मेरा सिनेरियो देखा जाए तो वही सेम था कि 12th तक में मेरे से 5-7 भी नहीं बन पा रहा था जेई का। अच्छा। हाँ, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था, फिजिक्स तो पढ़ ही नहीं पाए थे, तो बोर्ड्स के लिए जैसे तैसे यूट्यूब वगैरह से पढ़ के तो हो गया, अच्छा खासा ही हो गया। लेकिन फिर मैं बोलूँगा कि अगर वही बात है, अगर मैथ्स और केमिस्ट्री सही है तो फिजिक्स में हम बोलेंगे सेलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि रोटेशन वगैरह होता है, इस पर फिर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर तुमको मैकेनिक्स, मैं तो बोलूँगा फिर 12th का अच्छा कर लो। कोई 5 चैप्टर अगर हर्ष बोलना हो कि ये कर ले भाई तेरा काम हो जाएगा, 10 क्वेश्चंस बन जाएंगे। काइनेमेटिक्स कर लो, सुनना ध्यान से, काइनेमेटिक्स, वर्क एनर्जी पावर कर लो, वर्क एनर्जी पावर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कर लो, और एसएचएम कर लो, और 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लो। ये सब तो मेन से फार्मूला बेस्ड ही आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मैंने कई बार इस पर वीडियो बनाया है, तुम लोग उससे तुमने देखा होगा। मैं हमेशा कहता था कि अगर तुमको फिजिक्स में ठीक ठाक करना है तो पहले तो मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स हल्का हल्का वाला मॉडर्न फिजिक्स एक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स से भी आता है। हाँ मॉडर्न फिजिक्स से 2-3 सवाल आ जाता ना, आराम से। तो और आसान है वो। एसएचएम से भी डायरेक्ट फार्मूला पे। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एसएचएम साउंड अगर है तो तुमको रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में मदद मिल जाएगा। क्या ऐसा है? तो अगर ये इसमें से कोई भी कर लिया तो दूसरे में तो फायदा हो ही जाएगा। खास करके लेंस से ही आता है, लेंस ये सबसे सवाल पूछता है, फोकल लेंथ से वाला क्वेश्चन आएगा। इमेज तो ये उसका करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, जो अगर नहीं कुछ भी है 0 लेवल पे तब फिर जो आसान चैप्टर है वो सब कर लीजिए। नहीं तो अगर मैकेनिक्स में पढ़े रहेंगे, मैकेनिक्स अच्छा खासा समय ले लेता है। जैसे अभी तुमने भी देखा एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ था, वो R&D कर रहा था चीज़ों का, नया 11th में आया था और उसको मतलब था कि मैं घुस जाऊँ, हर सवाल के अंदर घुसूँ। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा और भी है जिसने अभी जस्ट पढ़ना शुरू किया 11th में एंड उसको लगता है कि इतना सारा उसके पास क्वेश्चंस है, तो तुम्हारी उसको क्या सजेशन है कि मतलब चीज़ों को घुसे या इतना कुछ है पढ़ने के लिए? भाई थोड़ा हिसाब से क्या तुम्हारा सजेशन है? अभी नया नया आया तो अभी लग रहा है बहुत समय, 2 साल आराम से सब में डीपली जाकर रिसर्च करेगा, लेकिन जैसे आगे जाते हैं स्कूल का बर्डन, उधर बोर्ड्स का बर्डन आने लगेगा, फिर इधर से जेई का तुरंत समय आ जाएगा, जेई आ रहा है, तो फिर उस समय से हिसाब से टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज़ को ही पढ़ना पड़ता है। नहीं तो अगर सब चीज़ में, क्योंकि रिसर्च नहीं ना करना है हमको, तो एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से देखें तो उतना रिसर्च का ज़रूरत नहीं पड़ता है।
मेन सवाल है, सवाल पे कैसे फोकस, सवाल हमसे बन रहा है कि नहीं, ये देखना है मेन। जब तुमसे सवाल नहीं बनता था, हाँ। चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, झल्ला जाता होगा मन, क्या करते थे? मतलब देखते थे, अच्छा मतलब उसमें घर पे रहते थे तो समय रहता था तो अच्छे से उसको पहले देख लेते थे। एकदम लास्ट में हुआ कि कुछ क्लिक ही नहीं कर रहा है, बनने ही वाला नहीं है, तब या तो आप लोग से पूछते थे या तो फिर सॉल्यूशन देखते थे। तुम क्या करते थे? हाँ वही सेम मेरा भी। ये तुरंत सॉल्यूशन देखने से फिर हाँ। कुछ होने वाला नहीं तुरंत है। सॉल्यूशन देख लेने से फिर आपका माइंड एक्सपेंड नहीं करेगा, सोचने का शक्ति घट जाएगा, फिर एग्जाम में फिर नया क्वेश्चन और आएगा अगर तो सोच एग्जाम नहीं में पाओगे। सीन है कि नहीं बन रहा है तब तो फिर छोड़ना ही बेटर रहता है, क्योंकि अगर एक सवाल पे 5 मिनट लगा देंगे तो फिर आगे बहुत सारा छूट जाएगा। उस पर भी मैं आऊँगा, हाँ। एग्जाम की स्टेज पे जाऊँगा, पर हाँ ये चीज़ें है। अच्छा चलो, हर्ष माधव, कोई खास अगर मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहा है, अचानक से बीमार पड़ गया, हम्म, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये केस है और बहुत भयानक बीमार पड़ गया, अब पढ़ाई हो नहीं पा रही, हम्म, क्लासेस छूट गए, खाया भी नहीं जा रहा है, सोया भी नहीं जा रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा है, हम्म, फिर भी हम निकाल लें जैसे तुमने किया। मैं आपको बता दूं, हर्ष माधव की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। मैं बीमारी डिस्कस नहीं करूंगा, क्या था नहीं था, बट आप हेल्थ देख सकते हैं, बेचारा कितना दुबला हो गया है। बट ऐसे कंडीशन में कैसे यार, कैसे खुद को मोटिवेट रखते हो और कैसा किया तुमने मैनेज? स्टार्टिंग के जब बीमार वगैरह पड़े थे तो 1-1.5 महीना तो बिल्कुल ही पढ़ाई छूट गया था। फिर ऐसा हो गया था कि ऑर्गेनिक का बेसिक्स भी मतलब फ्लो खत्म ही हो गया था, भाई साहब। जबकि 11th-12th में मेरा ऑर्गेनिक सबसे बेस्ट हुआ करता था। तो बस कुछ भी नहीं, आपका जो नोट्स वगैरह था केमिस्ट्री का उसको जल्दी जल्दी रिवाइज किए और जितना PYQs थे, और बस लास्ट मोमेंट पे आके तो हमको लगा था कि हमसे नहीं हो पाएगा। क्या बोलते थे खुद को? नहीं, क्वेश्चन आता ना, हाँ। यार बीमार पड़ जाएगा आदमी, 2 महीने बाद परीक्षा है, पढ़ा कुछ नहीं है, सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ, क्या कहते थे खुद को? क्योंकि तुमने जनवरी में स्कोर किया था, अप्रैल में इंप्रूव उतना नहीं हो पाया था, जनवरी का स्कोर था, यानी कि तुम्हारा मेहनत 3-4 महीने में ही हो गया और उसमें भी मैक्सिमम टाइम बीमार रहे। क्या कहते थे खुद को? जब 10th के बाद वो ड्रीम होता है ना कि IIT के गेट पे, NIT के गेट पे जाना है, हाँ। तो जब भी डिमोटिवेट होते थे तो वो सीनरियो दिमाग में आता था कि नहीं, अब होने को तो इसके बाद कुछ है नहीं मेरे पास, अगर जितना ही एफर्ट लगा लेते हैं फिर ड्रीम आने लगता था कि नहीं उस गेट पे पहुंचना ही पहुंचना है। पापा मम्मी का भी सपना हुआ करता था कि नहीं वहाँ पहुंचेगा। मेरे पापा का स्पेशली है कि उनको भी शौक था कि वो भी जब छोड़ने जाएं तो NIT गेट पे वो भी फोटो खिंचवाएं। तो क्या करते हैं तुम्हारे पापा? मेरे पापा एरिया मैनेजर हैं BPL फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के। अब तो 1 मिनट समझिएगा, अदरवाइज नहीं लेंगे इसको, पर इतना कह सकते हैं कि बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें एरिया मैनेजर हैं, तो एवरेज फैमिली भी नहीं कहेंगे। हमारे देश में एवरेज फैमिली उसको कहा जाता है कि जिसके घर में 2000 का नोट पर डे आता हो, हाँ। उसे एवरेज फैमिली कहेंगे, 60,000 रुपया महीना आता हो। ऑब्वियसली उतना नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग बिलो एवरेज फैमिली से हैं। वकील साहब भी हैं तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अर्निंग मेंबर होंगे। अब ऐसे फैमिली में एक इंजीनियर बन के आता है, वो मेहनत से उसने अर्न किया है अपने उस चीज़ को, और 3-4 साल बाद उसके घर में एक पैकेज आएगा। फॉर एग्जांपल अभी कनिष्क NIT कैलीकट में है, मैं अगला उसी पर आने वाला था कि कैलीकट का माहौल कैसा है। पहले इसी से आते हैं कि प्लेसमेंट जो कैलीकट में होता है, जैसे मैकेनिकल है तो इस साल का बढ़िया प्लेसमेंट कितना गया है? जैसे CSE के बाद वहाँ का 100% प्लेसमेंट रहता है मैकेनिकल का, वहाँ पे 2 ही ब्रांच है जिसका 100% प्लेसमेंट रखता है। भाई साहब, भले मतलब मैकेनिकल टॉप 3 ब्रांचेस में नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो मैकेनिकल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स या EEE से भी अच्छा प्लेसमेंट लग जाता है। सही। तो जैसे अगर 2022 का बात करें तो उसमें हाईएस्ट पैकेज 22 लाख गया था, और एवरेज पैकेज गया था शायद 15 या 16 लाख गया था पर एनम। 1 मिनट के लिए सोचिए कि 15, 16, 22 लाख, एक एवरेज लगा लेते हैं 18 से 19 लाख, यानी 1.5 लाख से 2 लाख रुपया महीना मिनिमम। ये स्टार्टिंग है, आप इतना से किक करते हो गाड़ी को। अब जो है 1-2 साल के बाद चीजें कैसे बदलेंगी, 2-3 साल बाद, 4 साल बाद चीजें कैसे बदलेंगी? स्टार्टिंग में ही आपके घर में 1 लाख रुपया महीना आ रहा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि मैकेनिकल जो होता है, इसके जो जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, पर जो मैकेनिकल, जो आप किसी कार कंपनी में जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना बहुत बड़े पॉज इलाके में नहीं होता है, वो ऐसे एरिया में होता है, एवरेज एरिया में होता है, जहाँ पर कि आपको लिविंग कॉस्ट जो है उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है एज कम्पेयर टू CS, क्योंकि वो मान लीजिए आप हैदराबाद, बेंगलोर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो पैकेज जो है वो खर्चा रहने में भी जाता है।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये भी एक बढ़िया पैकेज होता है, 1 से 1.5 लाख रुपए महीना का। एक बड़ा रकम जाएगा एक घर में। अभी हर सी अगर जाता है, इसी घर में मिनिमम स्टार्टिंग अगर 1.5 लाख से भी होती है। आप समझ सकते हैं कि एक बिलो एवरेज फैमिली का बच्चा अचानक से अपनी फैमिली को अबव एवरेज की तरफ लेके जाएगा, जो कई वर्षों बाद और भी आगे जाएगा। है ना मजेदार बात। और ये सिर्फ ये दोनों कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। कितनों ने किया होगा, हर साल बहुत सारे लोग करते हैं। तो सिर्फ थोड़ा पढ़ना पड़ता है, तो वो ड्रीम हासिल करने के बाद मिल जाता है। एनआईटी कैलिकट का थोड़ा माहौल कैसा है? कैलिकट बता दूं, बड़ा जिद करके भेजा था और मुझे डर लग रहा था, पता नहीं करिश्क क्या बोलेगा। बहुत लंबी कहानी है उसकी, वो कभी और वीडियो बनेगा तो बताऊंगा। बताओ। किसी भी कॉलेज में वहाँ पे 50-60% तो स्टूडेंट वहीं के रहते हैं। जैसे हम अगर केरला में है तो वहाँ पे 50-60%। मेरा खुद का रूममेट 2 रूममेट केरला का था। मेरा फ्लोर पे जितने भी थे सब केरला वाले ही थे। तो पहले कुछ दिन तो कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हुआ, क्योंकि उन लोग का लैंग्वेज भी अलग है। और कुछ दिन हमको मतलब एक तरह से अगर माहौल का बात करें तो एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रिक्ट है, जो कि होना भी चाहिए, तभी एक अच्छा होके निकलेंगे, तभी प्लेसमेंट का कुछ सोच भी सकते हैं। और अगर वहाँ पे बात करें तो मतलब सिर्फ बीटेक ही नहीं, एमटेक, एमएससी ये सब भी होते रहता है। और ऊपर से मतलब कल्चरल फेस्ट भी होते रहता है। मतलब अभी लगभग मैं जो क्लास में बोलता था कि यार जिंदगी तो वहाँ है। हाँ, क्या मैं सही बोलता हूँ? सही है, एकदम सही है ना? क्योंकि वहाँ पे बहुत एक्सपोजर मिल जाता है। सुन भाई, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ जिंदगी वहाँ है। दिमाग खुल जाता है कि हमको करना क्या है, क्योंकि 10 तरह के लोग को देखते हैं कौन क्या कर रहा है, तो फिर हमको अपना उस हिसाब से लाइन सेलेक्ट करने का मतलब मौका मिल जाता है कि हमको इस लाइन में जाना है। सही बात है। और फिर आप चले भी जाते हैं उस तरह से, फिर जिंदगी बेहतर हो जाती है। सही बात है। बहुत यहाँ से जाने के बाद कोई रोकता नहीं कि अब तुम ये मत करो। यहाँ से जाने के बाद तुमको अब जो सही लग रहा है करो। खाना कैसा है वहाँ का? खाना में मतलब थोड़ा तो अलग रहेगा, क्योंकि सच बात बताए तो वहाँ पे मतलब कोकोनट ऑयल से खाना बनता है। तो यहाँ के घर के खाने से तो सभी कॉलेज में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि उन लोग को इतना सारा खाना बनाना रहता है। तो नॉनवेज खाते हो? हाँ, दबा के? हाँ, पूरा 7 दिन मिलता था। 7 दिन भाई। 7 दिन देखो इसका एक्सप्रेशन देखो, सही में बॉडी बन जाएगी। वही हम भी body बस कैलिकट ही जाना है और कहीं नहीं रुकना है। वहाँ पे चिकन ये सब तो फेमस ही ना है। वहाँ पे 7 दिन चिकन मिलता था भाई साहब देख लो, मुर्गा एकदम फटते रहेगा। ये बात, ये मतलब ये वाला है माहौल है। और मतलब बड़े बड़े कलाकार भी आते होंगे जब हाँ, फेस्टिवल। अभी 2 हाँ जुबिन नौटियाल आया था। जुबिन नौटियाल भाई साहब। हाँ, अभी 2 फरवरी में रागम एक कल्चरल फेस्टिवल। हाँ रागम होता है। रागम मतलब एशिया का सबसे बड़ा रागम बहुत बहुत फेमस है वो। फिर उसके बाद एक आईआईटी बॉम्बे में एक कल्चरल फेस्ट होता है, वो भी आता है एशिया में सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट। वहाँ पर इतने सारे आर्टिस्ट लोग, जब आप वहाँ पहुँचते तो भाई फील तो। जो और आप उसमें मतलब पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, एज ए वॉलंटियर भी जा सकते हो, प्लस और भी चीज स्टेज मेंबर्स भी बन सकते हो आप, है ना? हाँ, वो सब मौका मिलता है। मौका मिलता है डेलीगेट्स के रूप में। लाइक गेस्ट आ रहा है तो उसको रिसीव करने जाओ तो रूबरू होते हैं, हाँ। सेल्फी वेल्फी लेने का मौका मिलता है। तेरे को मिला? अभी नया है ना, एक्चुअली फर्स्ट ईयर है। मतलब 2-3 ही महीना हुआ ही था समय। हाँ वो मौका मिलेगा। वो सब मेनली सीनियर जो होते हैं। एक काम जरूर करना, अगर कोई मौका ऐसा मिले कि कौन कौन इसमें वॉलंटियर ग्रुप में आना चाहता है, ये सब कभी चुकना मत, एकदम आगे बढ़ जाना, क्योंकि इससे तुमको और भी बहुत सारा चांस मिलता है। लीडरशिप करो, मतलब अच्छा रहता हाँ है। ये बहुत बढ़िया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको बहुत जिंदगी में आगे बढ़ाती है। तो ये है मतलब लाइफ है भाई। हाँ, अच्छा, है लाइफ। अच्छा। और माहौल केरला का ऑब्वियसली अच्छा, केरला तो सबसे पता है। शुरू में जब ये गया था तो रोज मुझे मैसेज करता हाँ। था, सर कहाँ भेज दिए सर, लैंग्वेज समझ नहीं आता है, मेरा रूममेट भी कौन सी भाषा बोलता है मेरे को समझ नहीं आता। मैं इसको बोलूँ भाई हो जाएगा, चिंता मत कर, 3-4-5 महीने के बाद तुझे अच्छा लगेगा, तू बात मान। अच्छा इसको कंसोल करना मैं खुद सोचता था यार, कनिष्क मेरे में क्या सोचता होगा, सबको कहाँ भेज दिए। और मैं जानता था कि टॉप 4 NITs में से एक में मैंने इसको भेजा है, बेस्ट ब्रांच है। तो अब क्या लग रहा है, ठीक भेजा? अब सही लग रहा है, क्योंकि एक बार सेट हो जाने के बाद ना फिर अब लाइव दिखता है, अब नहीं दिखता है कि अब घर जाना है। होम सिकनेस तो पहला 2-3 महीना सबको लगता है। माहौल अभी बन हम पहला बार गए थे, वो भी 3000 किलोमीटर दूर चले गए थे घर से। बहुत बुरा लगता है, बुरा तो लगता है यार। पापा और मिले कभी कभी देखते थे रूममेट सबको जिसका घर पास रहता था, वो लोग सैटरडे संडे वीकेंड को बैग उठा के घर चल जाता था, तो वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता था कि हम यहीं पर रह रहे हैं। लेकिन फिर 2-3 महीना बाद लगता था कि नहीं, अब जैसे वीकेंड में क्या होता है, वीकेंड में जो मेरा बच जाता है वो कंप्लीट करने का मौका मिल जाता है, तो वो लोग घर चल जाता था, तो उस समय हमको फ़ायदा मिल जाता था कि हम अपना रूम खाली रहता था तो अपना बैठ के कर लेते थे। सही बात। क्या विचार है, बीटेक के बाद एमटेक करोगे या फिर रुकोगे? अगर बढ़िया प्लेसमेंट नहीं मिला तब करेंगे। प्लेसमेंट तो मिलेगा, पर फिर भी एक बार जरूर सोचना, हाँ, स्पेशलाइजेशन भी मैटर करता है कई बार। कि वहाँ पे ये सब तो एमटेक पीएचडी सब करवाते हैं। तुम्हारा कोई स्पेशल इच्छा है किसी खास ब्रांच में जाने का, या फिर जो मिल जाए ले लेंगे?
हाँ, मतलब मिनिमम मैकेनिकल, उससे नीचे तो नहीं जाना है। नहीं जाना है, सही। मैकेनिकल एवरग्रीन है यार, एवरग्रीन है वो, इसमें जॉब्स वगैरह सिक्योर रहते हैं। सिक्योर रहते हैं आप, और अच्छा पैकेज मिल जाता है, हाँ। ठीक ठाक मिल जाता है, बुरा नहीं। मैंने देखा ना कि बहुत बहुत बड़े एरिया में नहीं होता है प्लेसमेंट, कि लाइक वहाँ पर खर्चा ही बहुत है। बैंगलोर जाओ यार, 50,000 का रूम रेंट ही लग जाएगा, तो वहाँ पर पैकेज फिर भारी पड़ जाता है। पर अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ पर कि आपको उतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो 1 लाख 1.5 लाख का पैकेज, हालांकि भाई 1 लाख 1.5 लाख बहुत बड़ा पैकेज होता है, ये ऐसा नहीं है। लोग मरते रहते हैं सरकारी नौकरी के लिए, 30-35 हज़ार की नौकरी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता सरकारी नौकरी खराब होती, पर मेरा हमेशा मानना है कि जो तुम इन सभी कंपटीशन, मान लीजिए 10 लाख बच्चों में तुम नहीं हरा पाए, तो 1 करोड़ को हराने में सोचो तुम्हारी क्या बैंड बजेगी। तो चीज़ें बहुत सिंपल है। खैर, अब बात करते हैं एज ए ऑब्वियसली हर्ष ने मेरे पास 11-12 दोनों पढ़ा था, फिर टारगेट बैच ही पढ़ा था, और कनिष्क तो करंट ईयर में ही हो गया था, इसने भी 11-12 पढ़ा था। कोरोना फैक्टर से लेकर अभी तक का वो स्थिति था। सो पहले तो कनिष्क से पूछूंगा, अभी सीनियर हो गया ना तुमसे ये, डीएमसीसी के साथ, मतलब डॉक्टर मधुरेश केमिस्ट्री से एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा? जैसे 2 साल में हमको एक भी बार रिग्रेट नहीं हुआ कि हम यहाँ पे एडमिशन क्यों ले लिया। मतलब हमेशा लगा कि नहीं, चलो हम एक सही पाथ पे जा रहे हैं, हमको एक सही गाइडेंस मिल रहा है। मतलब मेन तो गेम होता है गाइडेंस का, बाकी तो खुद से ही करना पड़ता है। सही बात है, कि true। सर टीचर हाथ पकड़वा के तो तुमको पढ़ाई नहीं करवाएंगे, वो तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब तुमको पता रहेगा कि करना क्या है। और उसके लिए गाइडेंस प्रॉपर होता है, जिसके लिए हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो हम एक सही कोचिंग ज्वाइन कर लिए थे केमिस्ट्री। अच्छा, ऐसा मत सोचना कि इसको मैं जबरदस्ती बुलवा रहा हूँ, नहीं। ये नेचुरल है। natural। क्या तुम लोग तो जानते हो यार, खुद मतलब आके पढ़ो तब पता चल जाएगा नेचुरल है। मैं जबरदस्ती क्या ही बोलना। और क्या ना, हमेशा ना ऑनेस्ट आएगा ना रिव्यू, तो वो अच्छा लगता है। कोई हर्ष भाई आप बताइए एक्सपीरियंस और डीएमसीसी। हाँ, कनिष्क ने जो बोला वो तो है ही, लेकिन उसमें कुछ ऐड भी करना चाहेंगे कि बाकी कोचिंग में होता है कि टीचर्स जो पढ़ रहे हैं वो अपना पढ़ रहे हैं, बाकी पे फिर वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ ये चीज़ था कि नहीं भी पढ़ रहे हो तो सर उस पर पूरा फोकस करते हैं कि नहीं भाई तुम पढ़ो। सर अपना सब्जेक्ट के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट पे भी हाँ। फोकस करते हैं, मतलब पूरा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब। कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है तो नहीं, उसको पनिशमेंट दे के जैसे तैसे करके उसको भी अच्छा से पनिशमेंट से याद है, बहुत लोग ना मुझे विलन बना देते हैं कि सर ना 5 बार 4 बार लिखने दे देते हैं। पहले मैं हर्ष से पूछूंगा, इसको भी दिया है मैंने। अब तो बोलेगा नहीं सर आप अच्छा करते थे, ये नीच पहले मैं हर्ष से बुलवाता हूँ, फिर मैं इससे पूछूंगा। पहले हर्ष तुम बताओ यार, सच बताओ लिटरली। अब क्लास के टाइम पे तो बुरा लगता होगा, बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या लगता था? वो 3-4 बार का राइटिंग वाला क्या था, फ्रूटफुल था वो, या मैं छोड़ दूं वो देना? नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं उस टाइम तो फिर सबको मन चिढ़ता है। ऐसा थोड़ी होता है एक रात में आप 5-5 बार लिख के आओ एक ही चीज़ को। सही बात है। उस टाइम तो सबको ही बुरा लगता है, नेचुरल है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे उसके बाद फिर लगेगा कि नहीं, जो भी था वो सही था। क्योंकि वो आपको सोचने का मतलब होता है कि अगर आप रेगुलर लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में सेट है, टाइम नहीं लगेगा सोचने में। सही बात है। ऐसे एग्जाम में जाओगे सोचोगे क्या था तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। तो ये था कि तुम इंस्टेंट कुछ भी सोच सकते हो, हाँ ये था तो गुड रिएक्शन। मधुरेश सर फ्रेंडली थे तुम्हारे साथ? हाँ, काफ़ी ज़्यादा। हाँ, कभी कभी गुस्सा भी करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अच्छे थे। अच्छा, क्यों गुस्सा करता था? गलती हम ही लोग गलती नहीं ठीक, वो तो ठीक है, बोलने वाली बात है, पर फिर भी मतलब गुस्सा करने की नौबत आती थी। हाँ, वो हम लोग के अच्छे के लिए तुमने करते ऐसे थे। नोटिस किया था किस पे ज्यादा गुस्सा करता था? जो पढ़ने वाले थे, जो नहीं पढ़ने वाले थे? जो पढ़ने वाले थे। एग्जैक्टली। ये जिस पे रहता है ये निकालेगा, और वो अगर दूसरे रास्ते में जाना लगता है मैं तो उसी को डांटता हूँ जो लगता है कि यार ये तो अच्छा ही खराब कैसे हो सकता है। कमजोर बच्चे को डांटूंगा तो वो पढ़ेगा, वो बेचारा डर जाएगा। तो मैं कभी कमजोर बच्चे डांटता नहीं हूँ। रीजन आपको हिम्मत देना है, तो हिम्मत से बनेगा, उसके बाद फिर वो कहानी होगी। तो डांटता उसी को था, डांटता भी था, पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा हमको तो बहुत मिला हुआ है। एक बार में एक सप्ताह में 450 क्वेश्चन एडवांस का बना के आओ, इसको तो सस्पेंशन वगैरह भी मिला हुआ है। मिस्टर हैकर बताने के लिए धन्यवाद। एक बार ये मेरे को मैसेज करता है, सर मैंने कांड कर दिया है। मैं नहीं बताऊंगा इसने क्या कांड किया था। खैर तुम बताओ। जैसे अगर सर 5 बार कोई चैप्टर लिखने देते हैं तो मतलब पहले तो लगता है नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्यों ईमानदारी से बोलो, तुमको आया था ना बुरा था? हाँ, इसको भी आया। हाँ, इसको भी आया। सबको आता है, नॉर्मल है, ह्यूमन नेचर Human है nature। कि क्यों इतना मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन उससे सबसे पहला बात है कि मेहनत करना सीख जाते हो। जब कोई मतलब मान लो 1 दिन में दे दिए, जब 1 दिन में तुमको करना ही है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेरे बाकी 2 सब्जेक्ट भी नहीं छूटे। तो वो करने से एक मतलब टाइम मैनेजमेंट भी होता है, और उस टाइम मैनेजमेंट में मतलब एक तरह से हार्डवर्क भी करना आ जाता है कि हमको वो हार्ड करना वर्किंग स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो। हाँ। कि अब जॉब वॉब भी करोगे, अचानक से लोड पड़ जाएगा तो उसको मैनेज करना भी आना चाहिए। ये वो भी रैंडम मिलता था ना, क्लास में कुछ बोल दिए तो कल सुबह ही चाहिए हमको। और एक तरह से डिसिप्लिन आ जाता था हमें कि नहीं करेंगे अगर, तो मतलब एक तरह से फिर रिस्पेक्ट भी होता था सर के लिए कि नहीं करेंगे तो फिर सर को बुरा लगेगा। एग्जैक्टली। ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में कि
आप जब करते हो तो आपको लगता है कि नहीं करेंगे तो सर क्या कर लेंगे, सर आपको कुछ नहीं करेंगे पर कुछ ना आपको लगेगा कि यार सर को बुरा लगेगा, एक रेस्पेक्ट होता है, हाँ रिस्पेक्ट, जबरदस्ती कुछ थोड़े मतलब बांध के रिस्पेक्ट से डिसिप्लिन आने लगता है कि नहीं सर के क्लास में बदमाशी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, वो चीज़ें अपने आप बेहतर है, नहीं तो फिर बाहर निकल जाएंगे। तो फिर वही मैं आपको बता दूं एक चीज़ तो है, मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, डिसिप्लिन से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने। बाकी क्या क्लास फनी होता है, हैपनिंग रहता है माहौल? हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ अब बीच में मतलब बाकी अच्छा क्लासेस में होते थे कि environment बच्चे को पढ़ते पढ़ते नींद वींद आ जाती है। यहाँ तो पिछले 3 साल में जितना भी पढ़े हम, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ तो ऐसा होता था कि भाई क्लास और लंबा चले, मजा आ रहा है। ये कोशिश होती है लाइक पढ़ाई कर रहे हैं यार, कोई लड़ाई थोड़े कर रहे हैं, हाँ। तो थोड़ा मजाक थोड़ा सा, इसको भी चिढ़ा दिए, तुमको भी चिढ़ा दिए। और नॉर्मली मेरा क्या होता है कि मैं चिढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा टांग खींचता हूँ, इससे बच्चों को भी मन लगता है चलो आज सर ने मेरा नाम लिया। इवन स्थिति ऐसी होती है कि किसी को बच्चा बोलता है सर पिछले 1 सप्ताह से आप सर मेरा नाम नहीं लिए हैं, गुस्सा आ गए हैं क्या, नाराज हैं क्या, तो अच्छा लगता है, चलो इतना प्यार है। खैर ये तो डीएमसीसी के साथ एक्सपीरियंस रहा। जो पढ़ाया गया था आपको, अगर केमिस्ट्री की ही बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं उसी की बात करूंगा, तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में जाके लगा बोर्ड में भी और आईटी में भी कि चलो यार सर अच्छा पढ़ाए थे? ऑब्वियसली यहाँ बैठा है बात कर रहा है तो उसका मतलब अग्रीड है, बट इसके मुंह से भी निकले। हाँ मतलब कोई इसमें दो राय नहीं है कि सर बिल्कुल अच्छा पढ़ाए थे, तभी हम बोले ना 2 साल में कभी भी रिग्रेट नहीं हुआ कि हम क्यों यहाँ दूसरे जगह नहीं लिए, यहीं पे यहाँ पे लेना मेरा बेस्ट डिसीजन था उस समय। और मतलब सर कोरोना में भी ऐसा नहीं था कि सर छोड़ दिए थे, सर 24 आवर्स कभी भी मैसेज करते थे तो तुरंत रिप्लाई आ जाता था। अगर सर मतलब अगर कहीं बिजी हो तो थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आ जाता था 1 दिन के अंदर में। तो वो भी एक अच्छा असिस्टेंट रहता था, तो मतलब डाउट क्लियर करने के भी, जैसे क्लास के तुरंत बाद अगर आ जाएंगे ऑफिस में भी सर तुरंत डाउट क्लियर कर देते हैं, वेट नहीं करना पड़ता है सर से, टाइम नहीं लेना पड़ता है डाउट क्लियर करने के लिए। तो वही सब बात है कि ये सब भाई तारीफ बहुत हो गई यार, मतलब मैं स्वैग में जा रहा हूँ अब थोड़ा सा। हर्ष भाई आप भी कुछ बता दीजिए, उसके बाद अगले मुद्दे पे सर जाएं। एक टीचर के साथ साथ एक अच्छे मतलब गाइडेंस भी देते हैं। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड, अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है तो तुम सर से बेझिझक होकर पूछ सकते हो। उसमें इवन कि अभी तो मैं तो तुमने हाँ। देखा क्या चल रहा था, अभी एक स्टूडेंट आया था, मतलब मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, और उसकी भी समस्या थी, और तो उस समस्या को भी हम लोग, तुमने देखा कि मैं कैसे डील कर रहा था। रीज़न बहुत क्लियर है, कुछ बातें ना पापा मम्मी से नहीं बोल सकते, बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं, तो एक बंदा तो होना चाहिए, बिल्कुल। वो बंदा मैं बन जाता हूँ ताकि यार तुम पढ़ाई पे फोकस कर सको, अगर थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो। खैर हर्ष भाई, टारगेट बैच के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या उनको करना चाहिए जो उनका जनवरी में ही सिक्योर हो जाए सीट? सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि देखो अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आएंगे। तुम्हें बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली तुमको लगे रहना कि बहुत बार लगेगा टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, इसमें नहीं हो पा रहा, भूल जा रहा हूँ। उसको बस सीखने की कोशिश करो कि जहाँ भूल जा रहे हो उसको इंस्टेंट वहाँ देख लो, और जो टेस्ट में कहाँ गलती हो रही है वो देखो। बाकी बहुत बार ऐसा लगेगा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उसको 5-10 मिनट सोचना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं सोचोगे तो फिर वो ड्रीम नहीं आएगा। तो उसको लेकिन फिर साइड में रख के जहाँ कमी है सिर्फ उस पर मेहनत करो, बाकी तो फिर हो ही जाएगा। अगर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे तो हो जाएगा। बाकी सपोर्ट्स का तो अगर फैमिली सपोर्ट करे तब तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, और सर भी अगर भरोसा दिखाएं कि नहीं तुम कर सकते हो, तब तो फिर बंदा कर ही लेगा। भरोसा लाने के लिए खुद मेहनत करना पड़ता है। ये भी पॉइंट है। आप एक मिनट कनिष्क भाई, एक और सवाल, एडवांस के लिए तुमने क्या गलती की जो तुम अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को कहोगे कि भाई ये गलती मत करना? एडवांस के लिए अगर हम मतलब सही बताएं, ऑनेस्टली बताएं, तो लास्ट में आते आते हम मतलब गिव अप कर चुके थे कि अब हमसे मतलब 3 साल का हम एक ड्रॉप नहीं सोचे थे कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत मेहनत हो गई, इसलिए हम तो अपना बेस्ट दे ही नहीं पाए एडवांस में। और क्या कमी रही और क्या करना चाहिए? कमी ये रही कि हम टेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिए थे एडवांस के लिए, और PYQs भी बहुत कम ही बनाए थे। एक मिनट, पीछे देखो एक स्लोगन लगा, फ्री हिट टेस्ट सीरीज, उल्टा में आ रहा, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना टेस्ट सीरीज के तो हमको लगता है मेंस में भी दिक्कत होगा, क्योंकि सब टाइमिंग का ही खेला है, कहाँ स्किप करना है, कहाँ बनाना है, किस पे कितना टाइम देना है, वो सब टेस्ट सीरीज की केवल नंबर के लिए थोड़ी होता है कि ज़्यादा नंबर लाना है। डिसिप्लिन सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, और कहाँ तुम्हारा गलती है, कहाँ रिविजन चाहिए, वो सब कुछ सिखाता है। तो टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा, मेंस में भी मैंने गलती किया था, सब कुछ का एलन वगैरह लेके, लेकिन देते थे नहीं, तो जिसके कारण मेरा टाइमिंग का दिक्कत हो गया कि आता हुआ सवाल भी छोड़ना पड़ रहा था। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क, एडवांस में नहीं होने का कोई रीज़न, कोई कारण? सेम भाई, हम तो मतलब हम जैसा बताया कि जनवरी तक मेरा फिजिक्स 0 था, तो हम फिजिक्स को इतना ज़्यादा टाइम दे दिए थे कि हमको टेस्ट सीरीज
आप भी बोले थे कि ज्वाइन कर लो, ज़रूरी होता है, लेकिन हमको लगा कि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे, लेकिन नहीं, टेस्ट सीरीज ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज में कम नंबर आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेन एग्जाम में कम नंबर आ जाता है तो फिर वो दिक्कत हो जाता है, तो उसी के लिए टेस्ट सीरीज ज़रूरी होता है। हम तो बस एक ही गलती मानते हैं अपना कि हम टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की। जैसे मैं यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज चलाता हाँ, वो हूँ बेस्ट रहता है। उसमें होता क्या है कि एक संडे को मैं एक सिलेबस देता हूँ पहले पार्ट टेस्ट का, तो एक का मैं पहले जेई मेन लेता हूँ, सेम उसी सिलेबस का मैं जेई एडवांस भी लेता हूँ लेटेस्ट पैटर्न पे, और यही प्रक्रिया चलती है पार्ट टेस्ट की। तो लगभग 16 से 20 पार्ट टेस्ट हो जाते हैं एंड देन फुल टेस्ट थ्रू ऑन चलते रहता है। और उसमें है कि अगर आपका फ्री टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है और आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो मैं पूरा पैसा वापस कर देता हूँ। तो ये चीज़ मैं करता हूँ। तो अगर ऐसा है तो आई थिंक बच्चों को तो फायदा ही होना चाहिए। एक तरह से आप एक मोटिवेशन ही दे रहे हैं कि तुम अच्छा करो, हम तुम्हें रिफंड कर देंगे। रिफंड कर देंगे। हाँ। मैं आपको बता दूं इवन कि इस साल से मैंने एक नया सिस्टम भी शुरू किया है कि अगर कोई करंट ईयर में कोई स्टूडेंट है, चाहे वो 11-12 का हो या फिर टारगेट का हो, और उसने करंट ईयर में एडमिशन लिया मेरे पास, आप लोग भी ध्यान सुनिएगा, करंट ईयर में एडमिशन लिया और उसका आईटी मेडिकल हो जाता है, आईआईटी बोल रहा हूँ, एनआईटी नहीं, आईटी में हो जाता है, मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज हो जाता है, तो उसने जो भी फ़ी मुझे दिया है वो सारी फ़ी वापस कर दूँगा, क्योंकि तो और बड़ा मोटिवेशन हो गया। आप और मतलब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुमको फ्री में आगे बढ़ाएंगे। सही है। तो ये बस कोशिश ये है कि बस कर लो यार, रिजल्ट दो। हाँ, रिजल्ट। तो इससे क्या हुआ कि मान लो कोई फैमिली है, जैसे मैंने बोला कि अभी एवरेज टू बिलो फैमिली से बिलोंग करता है हर्ष भी और कनिष्क भी, और ये दोनों अगर आप 3 साल 4 साल के बाद एक प्लेसमेंट घर में लाके देंगे तो फैमिली ही उठती है, आपको देख के 4 और लोग मोटिवेट होंगे। टीचर के लिए बेस्ट गिफ्ट रिजल्ट ही होता है। ये मेरे लिए किसी भी टीचर, हाँ, किसी भी टीचर। 11th के बच्चे को कनिष्क क्या गाइड करना चाहोगे? क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ 11th बहुत जरूरी है, तुम्हें भी बोला था, पर सुनता कोई नहीं है। 9-10 तक था कि कोई भी चैप्टर पिछले चैप्टर से इंडिपेंडेंट होता था, उसमें कोई भी चैप्टर उठा के पढ़ सकते थे। लेकिन 11-12 से आने लगा, जैसे हमको फिजिक्स में दिक्कत क्यों हुआ, क्योंकि हमको पिछला कोई चैप्टर नहीं आता था। जब कोई भी टीचर आगे वाला चैप्टर पढ़ाते थे हमको कुछ समझ ही नहीं आता था, क्योंकि उसके पहले वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता था। तो 11th का तो 12th में बहुत ज़्यादा यूज होगा, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा खासा यूज हो जाता है 11th का, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर है 11th में, वो तो बहुत अच्छा मतलब बेसिक बना देता है। जीओसी का तो पॉसिबल ही नहीं है। जीओसी एक है, वो तो बिल्डिंग ब्लॉक ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे फिजिक्स का मैकेनिक्स हो गया, वैसे इधर जीओसी हो गया। तो वो सब छोड़ने का कोई बात ही नहीं। तुम 12th का भले कुछ छोड़ दो तो वो मतलब अगर हमें कुछ बोले 12th का छोड़ सकते हैं, पर 11th का तो नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 12th में अगर जब पढ़ेगा उसका कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा तो फिर पीछे वाला दिक्कत होना है, क्योंकि फिर 12th में समय नहीं बच जाएगा पीछे का पढ़ने का। इसलिए 11th को बढ़िया से फोकस करके पढ़ना है। आपका इसमें क्या है? हाँ, मेरा भी वही है कि 11th अगर तुम्हारा अच्छा रहेगा तो 12th ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अगर 11th अच्छा है तो तुम 12th का अगर छोड़ भी रहे हो तो सोचने का तो बस टेक्निक रहेगा कि हाँ ये हम सोच सकते हैं आदमी। लेकिन अगर 11th ही कमज़ोर होगा तो फिर 12th तो ऑब्वियसली सब पूरा ही कमज़ोर हो जाएगा। बाकी मेरे जितने दोस्त थे वो ऑर्गेनिक ही, जैसे आप बताए थे कि 90% का ऑर्गेनिक ही ख़राब होता है, तो यहाँ के ये फील हुआ कि नहीं, ऑर्गेनिक ही सबसे अच्छा है मेरा। तो बाकी आप आई सब थिंक तुम्ही ने मुझे मैसेज किया था कि हाँ। मैं प्रो हो गया, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, इसने मुझे मैसेज किया था एक बार कि सर पता है मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि तुम इतने प्रो कैसे हो गए ऑर्गेनिक में, और सर बहुत स्वैग से मैं लोगों को बताता हूँ। तो ठीक है, हम लोग प्रयास करते हैं, और मैंने तो तुम्ही ने किया तो तुम्हारा वो है। नहीं, करवाए भी हैं सर। एक जीओसी को एक रात में बोले थे कि 109 क्वेश्चन बना के आओ, तो मैंने तो सर भी करवाया पूरा ऑप्शन। और ऐसा नहीं था कि देख के आप छोड़ देते थे, अगले हाँ। अगर पूरा समय भी लग जाए आपका 2 घंटा, तो डाउट ही क्लियर करते हाँ। रहते थे। हाँ ये है, डाउट बहुत जरूरी है। डाउट आगे पढ़ाने से पहले आप पीछे का पूरा क्लियर करते थे, तभी आगे बढ़ते थे। ये कोशिश हमेशा अभी भी वही रहता है। कनिष्क तुमने करंट ईयर में निकाला, ठीक है, करंट ईयर में 2022 में निकाला। एक बच्चा आज इस बार बोर्ड में है, अभी जून का महीना चल रहा है, 6 महीना मान लेते हैं दिसंबर तक, जनवरी में उसको जेई मेन देना है, फैब में मार्च में उसको बोर्ड देना है। 12th का स्टूडेंट है, क्या कहना चाहोगे, कैसे वो अपने आप को तैयार करे कि दोनों बात हो जाए एक ही साल में? मतलब मैनेज कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करे? तो वही बात है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि 12th और जेई को अलग अलग देखते हैं कि हमको दोनों मैनेज करना है। लेकिन हम तो यही मानते हैं कि अगर जेई मैनेज हो रहा है तो फिर आराम से बोर्ड्स हो जाता है। बोर्ड्स में मेन खेल होता है सब्जेक्टिव लिखने का, तो अगर ऑब्जेक्टिव पे बढ़िया कमांड हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्टिव पे बढ़िया कमांड हो रहा है, हम सोच सकते हैं बढ़िया से, उसको बस एक्सप्रेस करने में आना चाहिए जो कि बोर्ड मांगता है। तो वही लास्ट के जैसे बोर्ड अगर मार्च में तो हम फरवरी में शुरू कर सकते हैं बोर्ड का तैयारी। उसके पहले तो हम मतलब जेई पे पूरा डेडिकेटेड रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के लिए मतलब बस नॉर्मली पीवाईक्यू और एनसीईआरटी पे, और एनसीईआरटी से ही सवाल पूछता है बेसिकली। तो वही सब बना के और मतलब मेनली प्रैक्टिस करना होता है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि अगर जेई का कर रहे हैं तो बोर्ड का होते जाता है। एंड हम तो बोले हैं कि छोड़ना किसी को भी नहीं है,
अगर फरवरी में बोर्ड्स को जा रहे हो तो 8-8 घंटे बांट सकते हो कि 8 घंटे बोर्ड्स और तब तक कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, तो आपको कहीं जाना भी नहीं है, कुछ सीखना नहीं है ना, बस 8 घंटे प्रैक्टिस करने सब्जेक्टिव तो 8 घंटे इनफ होता है और 8 घंटे फिर मेंस पे आ जाओ। तो ऐसा ही करना ही चाहिए कि ये नहीं कि बोर्ड्स पे आए तो सीधा फिर बोर्ड्स पे जा दो। 8-8 घंटे दोनों पढ़ लोगे काफी। राइटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। वो वहाँ तो एक्सप्रेस करने का ही पीवाईक्यू बनाओगे बोर्ड्स का तो वो 8 घंटा काफी होता है लिखने के लिए, क्योंकि थ्योरी तो आता ही है ना वो, तो बस लिखना। सेल्फ बिलीफ कितना मैटर करता है? बहुत ज़्यादा, नहीं तो डाउन हो जाता है पूरा। आपका वो क्वेश्चंस भी फिर लगता है कि नहीं बनेगा। एग्जाम में जब बैठे थे टीचर्स की याद आती थी पूरा सच में? हाँ जैसे कि मान लो मेरी ही है, लगता है कि ये वाला क्वेश्चन सर बताए थे, अब मेंस में छूट तो गया पूरा तो बहुत दुख होता था कि नजर के सामने से निकल गया यार, छोड़ दिए। याद आती है ना? मैं जैसे धमकी देता कि आज भले कोसोगे तब प्यार करोगे। आप लास्ट में बोलते थे बायोमोलिक्यूल पॉलीमर कोई नहीं छोड़ के जाएगा, और उससे तो क्योंकि सवाल आता तो और एडवांस में भी इंक्लूड कर दिया है, एडवांस में भी आने ही वाला है। छोड़ना तो कुछ नहीं चाहिए तब, हाँ ठीक है, मेरा मानना है कि थोड़ा स्मार्टली पढ़ो। तुम पहले उस पर वेटेज दो, जो कि केमिस्ट्री में यार ऐसे कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसको हम ये ज्यादा पढ़ेंगे ये कम पढ़ेंगे। केमिस्ट्री पूरा सिलेबस ही अजीब है, हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा। इन तीनों में कुछ एक ऐसा चैप्टर है कि उसको पढ़ने के बाद एग्जैक्टली तभी बाकी हो पाएगा। जैसे कि इनऑर्गेनिक के लिए पीरियोडिक केमिकल फिक्स है, बाइबल है वो उसके लिए, और ऑर्गेनिक में जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म 100% है, हाइड्रोकार्बन एल्डिहाइड कीटोन करना ही है तुमको, और फिजिकल में स्टोइचियोमेट्री हो गया, तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, तो थर्मो, तो ये क्या बोलोगे सब मेन स्टोइचियोमेट्री का बहुत यूज पड़ता है, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इसमें तो मोल का पूरा कांसेप्ट। सही बात है, बहुत रहता है। खैर चलो, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रहा आज का सेशन और बहुत ही कीमती वक्त निकाला मिस्टर कनिष्क और हर्ष ने। अभी पहले तो कनिष्क को ढेर सारी शुभकामनाएं, कॉलेज में और गर्दा उड़ाइए, अच्छे पॉइंटर बनिए जितना हो सके, और हर्ष भाई अच्छा कॉलेज लेंगे और उसके बाद ये भी जाएंगे, तो अगली बार जब हर्ष भाई आएंगे तो अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस भी बताएंगे। लास्ट में अपने जूनियर्स को क्या सजेशन देना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे कनिष्क? बस पढ़ते रहो और हमेशा याद रखो कि हम क्यों शुरुआत किए थे। जेई या नीट जो भी है उसको अच्छे से हमको फोड़ लेना है, और मतलब वही है कि पेरेंट्स को प्राउड करवा देना है लास्ट में। कहीं ये ना बोल दे कि वीडियो क्या देख रहा है वीडियो क्यों देख रहा है? पिछली बार स्टेटस रहता है, हाँ तो स्टेटस क्या देख रहे हो, पढ़ाई करो। अरे भाई, और तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, मेरा भी वही है, बस अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, उनको बस साइड में रखो और अपने पापा मम्मी का चेहरा याद करो कि वो भी बैठे हुए हैं कुछ उम्मीद लेके, तो उनको पूरा करना है। सही बात है, फिर इज्जत बढ़ जाती है। तुम्हारी इज्जत बढ़ी? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई, खास करके गाँव में तो और ज्यादा। लगा इंजीनियर है अब ना, सुनने में आइए इंजीनियर साहब बैठिए, मेरे साथ हुआ है ना? तुम ही हो ना जो वो निकाले हो जेई? तुम्हारे गांव में तुमसे पहले कितने लोगों ने निकाला था? मेरे गांव में कोई नहीं, और मेरे घर में भी कोई नहीं। भाई गांव का पहला लौंडा है। मतलब ये भौकाल है भाई, इतिहास याद रखेगा। इतिहास हमारे गांव के पहले इंजीनियर साहब हर्ष बाबू थे। हमारा गांव छोटा मोटा गांव नहीं है, यहाँ से ऐसे इंजीनियर निकले हुए हैं। ये इंजीनियर है नहीं, एनआईटीएन वाली बात, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इंजीनियर तो प्राइवेट से बहुत सारे होते हैं, एनआईटीएन वाली बात होती है ना। एनआईटी कैलिकट जाएंगे या पता नहीं कहाँ जाएंगे, तो वो पहला होगा। तुम्हारे घर में कितने हैं? बहुत है, पहला। भाई ये भी देखो, कनिष्क साहब अपने घर के एक मेरे बड़े वाले चाचा है, वो मतलब पहले तो आरईसी ये सब चलता था, एनआईटी नहीं चलता ना। एनआईटी मैटर से पढ़े हुए, तो मतलब भौकाल है अपना। चलो बहुत बढ़िया। सो थैंक यू वेरी मच कनिष्क भैया और हर्ष भैया, इतना सारा टाइम देने के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना हो, एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो इन दोनों से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपकी बात करवाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि अगली बार आप में से कोई हो जो इधर बैठा हो और आपके जूनियर्स आपको देख रहा हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर रात को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर, स्वीट ड्रीम्स, एंजॉय कीजिए।